हाय दोस्तों, मैं हूँ मीरा। उम्र 29 साल। घर में सब मुझे मीरा दीदी या मीरा भाभी कहते हैं। कद 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा सा दूधिया, बाल कमर तक लंबे और घने। शादी को 8 साल हो गए, लेकिन अभी भी जब मैं साड़ी पहनकर घर में घूमती हूँ तो कई बार खुद शीशे में देखकर सोचती हूँ कि काश कोई मुझे इस रूप में देख ले। मेरे शरीर की बात करूँ तो छाती थोड़ी भारी है, कमर पतली और पीछे वाला हिस्सा चलते वक्त खुद महसूस होता है कि वो हल्का हल्का लहराता है। गांव के घर की बहू हूँ, लेकिन शहर में रहती हूँ। पति सिद्धार्थ जॉब की वजह से ज़्यादातर बाहर रहते हैं। महीने में 10-15 दिन ही घर आ पाते हैं। बाकी समय मैं अकेली, या कह लूँ कि केवल कर्ण के साथ। कर्ण मेरा नौकर है। उम्र 24 साल। गांव से आया था 4 साल पहले। लंबा, काला, मजबूत कदकाठी। हाथों में मेहनत की लकीरें साफ दिखती हैं। चेहरे पर हमेशा एक शर्माती हुई मुस्कान। बोलता कम है, लेकिन काम करता बहुत है। तो सुनो, ये कहानी उसी की है। सुबह के 7 बज रहे थे। मैं बेडरूम में खड़ी आईने के सामने साड़ी ठीक कर रही थी। आज हल्का सा पीला ब्लाउज पहना था, जिसका किनारा थोड़ा गहरा था। साड़ी नीचे सरक रही थी। मैं बार बार खींच रही थी। कर्ण, चाय बना दी क्या? मैंने आवाज़ लगाई। जी दीदी, बस ला रहा हूँ, उसकी आवाज़ किचन से आई। 2 मिनट बाद वो कमरे में आया। ट्रे में चाय, बिस्किट और एक छोटा सा गुलाब का फूल, रोज़ की तरह। लेकिन आज उसकी नज़र मेरे ऊपर वाले हिस्से पर रुक गई, बस एक पल के लिए। फिर तुरंत नीचे झुका ली। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या देख रहा है कर्ण? नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस। फूल टूट गया था तो सोचा आपकी चाय के साथ रख दूं। मैंने चाय का कप उठाया। उंगलियां गर्म हो गईं। कर्ण अभी भी खड़ा था। उसकी कमीज की ऊपरी 2 बटन खुले थे। पसीना चमक रहा था। तुम्हें गर्मी लग रही है? मैंने पूछा। हाँ दीदी, आज सुबह से ही। मैंने कप वापस रखा और उसके पास गई। हाथ बढ़ाकर उसकी कमीज का तीसरा बटन बंद कर दिया। मेरी उंगलियां उसकी छाती पर हल्की सी लगीं। गर्मी थी, बहुत गर्मी। बटन बंद रखा करो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? मैंने धीरे से कहा। कर्ण का सांस थोड़ा भारी हो गया। उसने सिर्फ सिर हिलाया। उस दिन मैंने उसे छत पर बुलाया। पुराना सामान निकालना था। लोहे का पुराना अलमारी, टूटे फ्रेम, किताबों के बंडल। गर्मी बहुत थी। मैंने साड़ी का पल्लू कमर पर खोंस लिया था। ब्लाउज का पीछे वाला हुक थोड़ा ढीला हो गया था। कर्ण ऊपर चढ़कर सामान उतार रहा था। मैं नीचे खड़ी उसे देख रही थी। उसकी शरीर से पसीना बह रहा था। शर्ट पीठ से चिपक गई थी। मांसपेशियां साफ दिख रही थीं। कर्ण, नीचे उतरते वक्त सावधानी से, गिर मत जाना, मैंने कहा। आप चिंता मत करो दीदी, मैं संभाल लूँगा। जब वो नीचे उतरा तो उसका शरीर मेरे बिल्कुल पास से गुजरा। उसकी बाँह मेरी छाती के बगल से रगड़ खाती हुई निकली, बस हल्की सी रगड़। लेकिन उस पल दोनों के सांस रुक गए। सॉरी दीदी, उसने फ़ौरन कहा। कोई बात नहीं, गलती से हो गया, मैंने मुस्कुराकर कहा। लेकिन अंदर से एक अजीब सी गर्मी उठ रही थी। उसके बाद हम दोनों छत पर ही बैठ गए, पानी पीने लगे। मैंने उसे अपना गिलास थमा दिया। तुम पहले पी लो। वो गिलास लेते वक्त मेरी उंगलियों को छू गया। उसने गिलास को होंठों से लगाया जहाँ मेरे होंठों का निशान था। धीरे धीरे पूरा पानी पी गया। मैंने देखा, वो भी देख रहा था। फिर अचानक बोला, दीदी, आप बहुत अच्छी हो। क्या मतलब? मैंने हंसते हुए पूछा। मतलब, साहब जितने दिन बाहर रहते हैं आप अकेली रहती हो, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक किया और धीरे से बोली, अकेली तो हूँ, लेकिन अब तो तुम हो ना? ये बात मैंने बहुत सामान्य स्वर में कही, लेकिन कर्ण के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। उस दिन शाम को वो मेरे कमरे में कपड़े रखने आया। मैं बेड पर लेटी हुई थी। कर्ण ने कपड़े अलमारी में रखे, फिर रुक गया। कुछ चाहिए तो बताना, मैंने करवट ली। अभी तो तुम ही काफ़ी हो, मैंने आंखें बंद करते हुए कहा। कर्ण कुछ देर खड़ा रहा, फिर धीरे से बाहर चला गया। रात को खाना बनाते वक्त वो किचन में था। मैं पीछे से आई, उसकी पीठ के पास खड़ी होकर बोली,
कर्ण, आज चावल थोड़े कम पके हैं ना? जी दीदी, थोड़े सख्त हैं। मैंने उसके बगल से हाथ बढ़ाकर चावल छुआ। मेरी बाँह उसकी बाँह से सटी। गर्मी। हाँ, सख्त ही हैं, लेकिन ठीक हैं। कभी कभी सख्त चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। कर्ण का चम्मच हाथ में कांप गया। मैं हंस दी। क्या हुआ, घबरा गए? नहीं दीदी, बस आपका बोलने का तरीका। कैसा तरीका? वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराया। उस रात मैं सोते वक्त सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। मैं जानबूझकर उसे परेशान कर रही थी, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कर्ण भी शायद वही सोच रहा होगा। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन मैं नहाने के बाद बाल सुखा रही थी। कर्ण कमरे में झाड़ू लगा रहा था। मैंने आईने में देखा। कर्ण, पीछे की तरफ भी अच्छे से साफ करना। वो पास आया तो सांस थोड़ी तेज हो गई। दीदी, यहाँ एक जगह गंदगी लग रही है, उसने धीरे से कहा। तो साफ कर दो ना। हाँ दीदी, लेकिन फिर से गंदगी लग जाएगी। मैंने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक आग थी। तो बार बार साफ करते रहना। ये कहकर मैंने साड़ी ओढ़ ली। कर्ण बाहर चला गया, लेकिन उस दिन के बाद हम दोनों के बीच की हवा बदल गई थी। अब वो मेरे पास से गुजरते वक्त अपनी सांस नहीं रोक पाता। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक शाम वो मेरे लिए फल काट रहा था। मैं उसके सामने बैठी थी। वो फल काटता रहा। मैंने धीरे से कहा, कर्ण, फल अच्छे से काटना, मीठा होना चाहिए। दीदी, जितना मीठा आप हो उतना कोई नहीं हो सकता। मैं हंस पड़ी। चल झूठा, सच कह रहा हूँ दीदी। उसकी आवाज़ में अब एक अलग सी गहराई आ गई थी। मैं उठी, उसके बहुत पास गई और बोली, कर्ण, तुम सच बोलते हो ना? हाँ दीदी। तो एक सच और बताओ, जब तुम मुझे देखते हो तो क्या सोचते हो? कर्ण ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोला, सोचता हूँ कि दीदी को अगर मैं कभी। वो रुक गया। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया। कभी क्या? कुछ नहीं दीदी। वो भाग गया। मैं जानती थी कि अब ये कहानी रुकने वाली नहीं है, लेकिन मैं भी नहीं चाहती थी कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। धीरे धीरे, बहुत धीरे। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। कर्ण के वो अधूरे शब्द बार बार कान में गूंज रहे थे। दीदी, कि अगर मैं कभी। मैं सोचती रही कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन मैं जानती थी और वो भी जानता था कि मैं जानती हूँ। अगली सुबह फिर वही रूटीन, लेकिन अब हवा में कुछ और था। मैं नहाकर निकली तो कर्ण बालकनी में कपड़े सुखा रहा था। मैंने हल्का सा नीला सलवार सूट पहना था जो शरीर पर थोड़ा टाइट था। बाल अभी गीले थे, पानी की बूंदें गर्दन पर गिर रही थीं। कर्ण, नाश्ता तैयार है? मैंने बालकनी के दरवाजे से पूछा। वो मुड़ा। जी दीदी, पराठे बना दिए हैं, गर्मा गर्म। मैं अंदर आई और टेबल पर बैठ गई। कर्ण पराठा परोसने लगा। जब वो झुका तो उसकी कमीज़ का कॉलर खुला था। मैंने देखा उसकी गर्दन पर पसीने की एक लकीर। तुम भी बैठकर खा लो, मैंने कहा। नहीं दीदी, आप खा लो, मैं बाद में। अरे बैठ ना, अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। वो मेरे सामने बैठ गया। हम दोनों चुपचाप खा रहे थे, लेकिन आंखें मिलती रहती थीं। मैंने जानबूझकर पराठा तोड़कर उसके प्लेट में रख दिया। ये वाला ज़्यादा नरम है, खा लो। कर्ण ने वो टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे खाया, जैसे कोई अनमोल चीज़ खा रहा हो। दीदी, आपकी उंगलियों से छूकर खाने में स्वाद दोगुना हो जाता है। मैं हंसती। बड़ा शायर हो गए हो तुम। शायर नहीं, बस दिल की बात कहता हूँ। उस दिन दोपहर में बिजली चली गई। गर्मी बहुत थी। मैंने पंखा चलाने के लिए कर्ण को बुलाया। वो छत पर गया और कुछ ठीक करने लगा। मैं नीचे से आवाज़ लगाती रही। हो गया? हाँ दीदी। बस 1 मिनट। जब वो नीचे आया तो उसकी कमीज़ पूरी तरह भीग गई थी पसीने से। वो मेरे सामने खड़ा था। मैंने उसे गिलास पानी दिया। वो पीते वक्त मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कहा, कमीज़ उतार दो, भीग गई है, सुखा लो। कर्ण एक पल को ठिठका, फिर धीरे से कमीज़ उतारी। उसका शरीर मजबूत, काला, मेहनत वाला, छाती पर हल्के हल्के बाल, पसीना चमक रहा था। मैंने देखा और फिर नज़र फेर ली। दीदी,
मुझे शर्म आ रही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शर्म क्यों? घर में हो और मैं बहू हूँ, तुम नौकर। फिर भी इंसान तो इंसान है। मैंने उसे तौलिया दे दिया। वो पोंछने लगा। मेरी नज़र बार बार उसकी ओर जा रही थी। दीदी, आप भी बहुत गर्मी में परेशान लग रही हो, उसने कहा। हाँ, बहुत। मैंने अपना दुपट्टा उतारकर साइड में रख दिया। सलवार सूट का ऊपरी हिस्सा थोड़ा गीला हो गया था। करण ने देखा। उसकी सांसें भारी हो गईं। हम दोनों बालकनी में खड़े होकर हवा लेने लगे, पास पास, कंधा कंधा लगते लगते। कर्ण, तुम्हें कभी अकेलापन लगता है? मैंने पूछा। बहुत लगता है दीदी, खासकर रात में। मुझे भी। सिद्धार्थ तो महीने में कभी कभी आते हैं। वो चुप रहा, फिर बोला, दीदी, अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी अकेलापन दूर कर सकता हूँ तो? मैंने उसकी तरफ देखा। कैसे? बस आपके पास बैठकर, बातें करके, आपकी सेवा करके। मैंने मुस्कुराकर कहा, सेवा? सिर्फ सेवा? कर्ण ने सिर झुकाया। जितनी सेवा आप चाहें। उस शाम हम दोनों छत पर बैठे पुरानी यादें सुन रहे थे। मैंने उसे अपनी शादी की कहानी सुनाई। वो मुझे अपने गांव की कहानियां सुनाता रहा। धीरे धीरे बातें गहरी होती गईं। रात के 9 बज गए थे। मैंने कहा, कर्ण, आज रात तुम मेरे कमरे के बाहर वाले सोफे पर सो जाओ। अगर कुछ चाहिए तो आसानी से बुला लूँगी। वो सहमत हो गया। रात में मैं बेड पर लेटी थी, सिर्फ हल्का नाइट सूट पहना था। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। कर्ण बाहर सोफे पर था। मैंने जानबूझकर आवाज़ दी, कर्ण, पानी देना। वो आया, पानी का गिलास थमाया। जब मैं उठकर पी रही थी तो मेरे बाल उसके हाथ पर गिर गए। आपके बाल बहुत सुंदर हैं, छूकर देखना चाहते हो? कर्ण ने हाथ बढ़ाया, बहुत धीरे, मेरे बालों को सहलाया। मैंने सांस रोकी। बस इतना ही, मैंने फुसफुसाकर कहा। वो वापस चला गया, लेकिन उस रात नींद दोनों को नहीं आई। अगले कुछ दिन और बीते। एक दिन मैं अलमारी साफ कर रही थी। पुरानी तस्वीरें निकल रही थीं। कर्ण मेरे पास खड़ा मदद कर रहा था। मैंने एक तस्वीर निकाली जिसमें मैं शादी से पहले की थी। बहुत युवा, बहुत खूबसूरत। देखो कितनी पतली थी तब, मैंने हंसते हुए कहा। कर्ण ने तस्वीर ली और ध्यान से देखी। अभी भी आप वैसी ही हो दीदी, बस अब और ज़्यादा आकर्षक हो गई हो। आकर्षक? मैंने भौं उठाई। हाँ, मतलब आपका शरीर, आपकी चाल, सब। मैंने तस्वीर वापस ली और उसे छाती से लगाकर कहा, ये तस्वीर तुम रख लो, अगर याद आए तो देख लेना। कर्ण ने तस्वीर ली। उसके हाथ कांप रहे थे। उस दिन शाम को वो मेरे लिए ख़ास दाल चावल बनाकर लाया। मैंने खाते वक्त तारीफ़ की। कर्ण, तुम्हारे हाथों में जादू है। दीदी, जादू तो आपके पास है, जो मुझे अपने पास खींच लेती हो। मैंने चम्मच रख दिया और उसकी आंखों में देखा। कर्ण, हम दोनों ये खेल कब तक खेलेंगे? वो चुप हो गया, फिर बोला, जब तक आप चाहेंगी दीदी। मैं तो बस आपकी नज़रों का गुलाम हूँ। मेरे अंदर एक तूफ़ान था, लेकिन मन कह रहा था, रुक जा मीरा, यह रास्ता सीधा नहीं है। फिर भी मैं रुक नहीं पा रही थी। एक और दिन, बारिश नहीं लेकिन बादल छाए हुए थे। मैंने कर्ण को अपने साथ कपड़े खरीदने भेजा। बाजार नहीं, घर पर ही ऑनलाइन। लैपटॉप पर बैठे हम दोनों। मैंने साड़ियाँ देखीं, कुछ हल्की, कुछ गहरी। ये वाली कैसी लगेगी? मैंने पूछा, एक लाल साड़ी दिखाते हुए। बहुत अच्छी, लेकिन आप पहनोगी तो और भी अच्छी लगेगी। तो कल पहनकर दिखाऊंगी। जी दीदी। जब सेलेक्ट कर रहे थे तो मेरी उंगलियां उसके हाथ पर बार बार पड़ रही थीं। वो हर बार सिहर जाता। रात को मैंने वो नई साड़ी पहनी, ब्लाउज़ बहुत फिटिंग वाला। मैंने कर्ण को बुलाया। देखो कैसी लग रही हूँ। कर्ण ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। दीदी, आप तो देवी लग रही हो। लेकिन देवी नहीं, इंसान, बहुत खूबसूरत इंसान। मैंने पास आकर कहा, तो इंसान वाली सेवा करोगे? हर तरह की, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मेरे शरीर में करंट दौड़ गया, लेकिन मैंने खुद को रोका। सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और बोली, आज बस इतना ही। कर्ण समझ गया था। वो चला तो नहीं गया,
लेकिन अब हम दोनों के बीच एक नई दूरी बन चुकी थी। पहले जो बातें सहज लगती थीं, अब उनमें एक झिझक घुल गई थी। पहले जो हंसी खुलकर निकलती थी, अब वो हल्की मुस्कान बनकर रह जाती। धीरे धीरे दिन बीतते गए। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब करण मेरे सामने आता तो नज़रें झुका लेता। मैं भी खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती। शायद इसलिए नहीं कि मैं उससे दूर होना चाहती थी, बल्कि इसीलिए कि मैं समझ चुकी थी कि कुछ रिश्ते जितने पवित्र दूरी में रहते हैं, उतने पास आकर नहीं रह पाते। एक शाम मैं छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में हल्के बादल थे और हवा ठंडी चल रही थी। मैंने अपने कंधों पर शॉल डाल रखा था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। कर्ण था। उसके हाथ में 2 कप चाय थे। दीदी, चाय? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। वो थोड़ी दूरी बनाकर मेरे पास बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों बिना कुछ बोले चाय पीते रहे। उस खामोशी में भी बहुत सारी बातें थीं। फिर अचानक उसने धीमी आवाज़ में कहा, दीदी, मैं सोच रहा हूँ कि अब गांव वापस चला जाऊँ। मैं चौंक गई। इतनी अचानक? क्यों? उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे जवाब वहाँ ढूंढ रहा हो। बहुत दिन हो गए। माँ बाबूजी बूढ़े हो रहे हैं और यहाँ रहकर मैं खुद को समझा नहीं पा रहा। उसकी आवाज़ भारी थी। मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं समझती? मैं भी पिछले कई दिनों से खुद से लड़ रही हूँ। कर्ण मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस दर्द था। दीदी, आप बहुत अच्छी हो। आपने हमेशा मुझे इज्जत दी, लेकिन मैं डर गया हूँ कहीं मैं इस रिश्ते की मर्यादा ना भूल जाऊँ। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, बस एक भरोसे की तरह। कर्ण, इंसान की असली ताकत यही होती है कि वो सही और गलत के बीच फ़र्क समझे। अगर मन भटक जाए तो उसे वापस रास्ते पर लाना ही समझदारी है। वो चुप रहा। हवा और ठंडी हो गई थी। दूर किसी मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी। कर्ण ने धीमे से कहा, काश मैं आपसे पहले मिला होता, किसी और रिश्ते में। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। नहीं कर्ण, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसलिए नहीं आते कि हम उन्हें पालें, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि हम खुद को समझ सकें। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने पहली बार उसे भाई की तरह अपने कंधे का सहारा दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और अच्छे इंसान गलत रास्ता चुनकर अपनी अच्छाई नहीं खोते। उस रात हम दोनों देर तक बातें करते रहे। उसने अपने गांव की बातें बताईं, कैसे बचपन में जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, कैसे पढ़ाई अधूरी रह गई, कैसे शहर आकर काम करना पड़ा। मैंने भी पहली बार अपने अकेलेपन की बात किसी से खुलकर कही। मुझे एहसास हुआ कि कई बार इंसान गलत नहीं होता, बस अकेला होता है। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। अब करण पहले जैसा खुलकर मेरे आसपास नहीं रहता था, लेकिन उसके व्यवहार में सम्मान पहले से ज़्यादा था। मैं भी उसे हमेशा भाई कहकर बुलाने लगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर एक दिन अचानक सिद्धार्थ का फ़ोन आया। मीरा, मैं वापस आ रहा हूँ, हमेशा के लिए। नौकरी छोड़ दी, अब घर पर ही बिजनेस शुरू करेंगे। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन दिल में हल्का डर भी था। इतने महीनों की बातें, इतने अनकहे एहसास, क्या सब सामान्य हो पाएगा? मैंने कर्ण को ये खबर दी। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया। अच्छी बात है दीदी, अब घर फिर से पूरा हो जाएगा। और तुम? मैंने पूछा। वो हल्के से हंसा। अब मेरी ज़रूरत कहाँ रहेगी? मैं गांव लौट जाऊंगा। मैंने तुरंत मना कर दिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम इस घर का हिस्सा हो। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ वापस आ गया। घर में फिर से रौनक लौट आई, लेकिन मेरे मन में एक बोझ था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई बात छुपी रह जाए। एक रात मैंने हिम्मत करके सिद्धार्थ को सब सच बता दिया। मैंने उसे बताया कि कैसे अकेलेपन में कर्ण ने मेरा साथ दिया, कैसे हम दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब आने लगे थे, और कैसे सही समय पर हमने खुद को संभाल लिया। सिद्धार्थ पहले बहुत चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, दुख भी। लेकिन अगले दिन उसने कर्ण से बात की। लंबी बात, बहुत देर तक। और जब वो कमरे से बाहर आया तो उसके चेहरे पर अलग ही शांति थी। उसने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने गलती नहीं की, तुमने खुद को रोका, यही सबसे बड़ी बात है। कर्ण की आंखें भर आईं। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा।
सिद्धार्थ ने कर्ण को अपने नए बिजनेस में साथ काम करने का मौका दिया। कर्ण ने भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। कुछ महीनों बाद मैंने खुद उसकी शादी तय करवाई। लड़की गांव की थी, समझदार, पढ़ी लिखी और बहुत शांत स्वभाव की। शादी वाले दिन जब मैं उसकी दुल्हन को घर के अंदर ला रही थी तो मेरी आंखें भर आईं। कर्ण ने मेरे पैर छूते हुए कहा, दीदी, अगर उस समय आपने मुझे नहीं रोका होता तो शायद मैं खुद की नज़रों में कभी अच्छा इंसान नहीं बन पाता। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। रिश्ते बचाना आसान नहीं होता कर्ण, लेकिन जो लोग रिश्तों की इज्जत करना सीख जाते हैं वही ज़िंदगी में सबसे अमीर होते हैं। सब कुछ जैसे एक खूबसूरत मोड़ पर आकर ठहर गया था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल सच तो उसके कई महीने बाद सामने आया। एक दिन घर की सफाई करते समय मुझे सिद्धार्थ की पुरानी डायरी मिली। मैं यूं ही उसके पन्ने पलटने लगी, तभी एक पन्ने पर मेरी नज़र रुक गई। उसमें लिखा था, अगर कभी मैं मीरा से दूर रहूं तो कर्ण उसका ध्यान रखेगा। मुझे कर्ण पर खुद से ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो सिर्फ मेरा कर्मचारी नहीं, मेरा छोटा भाई है। मेरे हाथ कांप गए। आगे पढ़ा तो आंखों से आंसू बह निकले। सिद्धार्थ को सब पहले से पता था। जब वो शहर से बाहर गया था तब उसने जानबूझकर कर्ण को हमारे साथ छोड़ा था। उसे पता था कि मैं अकेलेपन से टूट रही हूँ, और उसे ये भी भरोसा था कि कर्ण कभी मेरी मर्यादा नहीं टूटने देगा। उस रात मैंने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हें सच में भरोसा था? सिद्धार्थ मुस्कुराया, मुझे तुम दोनों पर भरोसा था। रिश्ते शक से नहीं, विश्वास से चलते हैं। मैं रो पड़ी। उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी ज़िंदगी हमें परीक्षा में इसलिए नहीं डालती कि हम हार जाएं, बल्कि इसलिए कि हमें खुद अपनी अच्छाई पर भरोसा हो सके। आज भी हम सब साथ हैं। कर्ण अब भी मुझे दीदी कहता है। उसकी पत्नी मुझे बड़ी बहन मानती है। सिद्धार्थ और कर्ण मिलकर बिजनेस संभालते हैं। और मैं अब ये समझ चुकी हूँ कि सच्चा रिश्ता वो नहीं होता जिसमें लोग करीब आ जाएं, बल्कि वो होता है जिसमें लोग चाहकर भी गलत रास्ता नहीं चुनते, क्योंकि आखिर में इंसान की पहचान उसकी भावनाओं से नहीं, जो उसके फैसलों से होती है।